चलो इतना तो सबको पता होगा, जो हम पूछेंगे बताना है आप लोग को। डेटा जब भी आप स्टोर करते हो तो आपके पास कितना ऑप्शन है? किसी भी कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने का कितना ऑप्शन है आपके पास? 2 ऑप्शन है ना। कौन कौन सा? या तो आप डेटा स्टोर करते हैं टेम्पररी या फिर परमानेंट। तो अगर टेम्पररी डेटा स्टोर करते हैं तो उसको मेमोरी कहाँ मिलती है? रैम के अंदर मिलता है, राइट। रैम क्या है? एक रनिंग मेमोरी होता है ना। और रैम के अंदर जो मेमोरी मिलता है उसको क्या कहते हैं? वेरिएबल। रैम के अंदर जो मेमोरी मिलता है उसे क्या कहते हैं? वेरिएबल बोलते हैं, हाँ कि ना। मतलब ये हो गया कि अगर हमें कोई डेटा टेम्पररी रखना है, मतलब कुछ समय के लिए डेटा रखना है कंप्यूटर के अंदर, तो उसके लिए हमें एक क्या बनाना पड़ेगा? एक कंटेनर क्रिएट करना पड़ेगा जिसे बोलेंगे वेरिएबल। अब वेरिएबल को मेमोरी कहाँ मिलना है? रैम के अंदर। इतना तो समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर लेकिन मुझे डेटा को परमानेंटली स्टोर करना है ताकि अगर प्रोग्राम बंद भी हो जाए तो भी अगली बार वो डेटा मैं क्या कर सकूं? रिट्रीव कर सकूं। तो इसके लिए उस डेटा को कहाँ स्टोर करेंगे? हम परमानेंटली स्टोर करेंगे। तो स्टोरेज का नेचर परमानेंट हो जाएगा। परमानेंट अगर हम डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो उसको स्पेस कहाँ मिलता है? क्या बोलेंगे? HDD या SSD के अंदर। हम लोग परमानेंटली डेटा कहाँ स्टोर करते हैं? अपने सिस्टम के हार्ड ड्राइव में। अब हार्ड ड्राइव आपका HDD हो सकता है या नया वाला है तो SSD हो सकता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं समझने में। अब रही बात कि अगर हार्ड डिस्क में आप डेटा स्टोर कर रहे हैं तो आपके पास कितना चॉइस है? 2 चॉइस है। या तो आप फाइल में डेटा स्टोर कर सकते या फिर डेटा बेस में कर सकते। क्या? तो फाइल में डेटा स्टोर करने के लिए ऑलरेडी हमने सीखा है कि नहीं सीखा है? फाइल हैंडलिंग हम लोग पढ़े हैं पाइथन में। अब रही बात कि जब फाइल में डेटा स्टोर कर सकते थे तो डेटाबेस में स्टोर करने की क्या जरूरत है, या डेटाबेस का कॉन्सेप्ट क्यों आया? ये क्वेश्चन हो सकता है ना। क्योंकि हम लोग बिना वजह का तो कुछ करते ही नहीं है। हर चीज़ के पीछे हमारा कुछ ना कुछ एक रीज़न होता है। तो जब हम डेटा को परमानेंटली फाइल में रख ही सकते थे तो फिर डेटाबेस का कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया? और डेटाबेस में ऐसा क्या मुझे एक्स्ट्रा मिलता है जो फाइल में हमें नहीं मिल पाता है? क्या कोई जवाब दे सकते हैं? कुछ लोग तो पढ़ के भी रखा है पहले से। कुछ लोग क्या, 50% लोग तो डेटाबेस पढ़ा हुआ है। नहीं, इधर तो दोनों तो पढ़ी हुई है, उधर संतोष लाल मतलब उसमें ये चारों लोग पढ़े हुए हैं, उधर भी 2 लोग पढ़ा हुआ है। हाँ हाँ, सब। आशीष किया था कि नहीं वेबडी वाले बैच के? नहीं किया था डेटाबेस। अच्छा ठीक। तो बता सकते हो कि ऐसा क्या कमियां थी फाइल में जिसकी वजह से डेटाबेस का कॉन्सेप्ट लाया गया? चलो तन्नू बताएगी, बहुत दिन के बाद आई है। बताओ बताओ, बता सकती हो। अच्छा ठीक है। चलो तन्नू नहीं बताएगी तो प्रिया बताएगी। अच्छा याद नहीं है। अल्फा तीनों पास है तो तीनों का हम अब थोड़ा पढ़ाई का तरीका तुम लोग चेंज करो। जो हम बता रहे हैं ना, थोड़ा सा चेंज करो। चेंज करेंगे तब आउटपुट आएगा। जैसे हम कोई भी काम कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू इनपुट हमें आउटपुट नहीं मिल रहा है तो हमें थोड़ा सा क्या करना होगा? तरीका बदलना चाहिए। ये हर जगह होता है नहीं कि अगर नहीं आ रहा है आउटपुट तो क्या करेंगे? थोड़ा तरीका बदलेंगे। हम वर्कआउट कर रहे हैं और हमारा उस तरीके से बॉडी बिल्ड नहीं हो रहा है, मतलब जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, तो क्या बोलेगा ट्रेनर? अच्छा रुकिए थोड़ा चेंज करके देखते हैं। तो थोड़ा तरीका आपको भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि इतनी जल्दी कैसे भूलेंगे? अब बिल्कुल कैसे भूल जाएंगे? कुछ चीज़ें होता है कि हम फॉरगेट कर सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा ब्लैंक हो जा रहा है। इसका मतलब थोड़ा अप्रोच बदलिए। अप्रोच ये बदलिए कि आप जो भी चीज़ पढ़ी है ना उस पर एक रूल अप्लाई कीजिए। वंस रीड, ट्वाइस राइट एंड थ्राइस थिंक। एक बार पढ़िए, 2 बार लिखिए,
कहीं भी रफ पेज पे लिखिए और उसको पतंग बना के उड़ा दीजिए। स्टोर भी नहीं करना है, बस लिखने की आदत डालिए। एक बार लिखिए या एक बार पढ़िए, 2 बार लिखिए और 3 बार सोचिए कि क्या आपने किया। सोचना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग जिस बात को सोचते हैं, चाहे वो कितना भी वाहियात या निगेटिव क्यों ना हो, वो ससुरा जल्दी दिमाग से निकलता ही नहीं है। फ्लश भी करने की कोशिश करो, नहीं। अब जैसे कोई किसी को कुछ बोल दिया और उसके हिसाब से नहीं बोला, अब देखो जल्दी दिमाग से फ्लश होता है नहीं, वो कैसे बोल दिया। अगर भगाना भी चाह रहे उसको तो भी वापस लौट के आ जाता है। हाँ, तो बस हम पढ़ाई को भी दिल पे ले लेंगे, यही तो हम सुनना चाह रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि हम उस चीज़ को सोचेंगे, जिस चीज़ को सोचते हैं ना वो जल्दी हमारे माइंड से बाहर नहीं जाता है। जिस चीज को सोचना चाहते हैं वो सोच नहीं पाते। हाँ, जिस चीज को नहीं सोचना चाहते वो सोचते हैं। तो मुझे इसी चीज़ को ओवरकम करना है ना। कंप्यूटर में वायरस को रखना है कि अपना डेटा को रखना है? डेटा को रखना है, बस वायरस को हटा देना है। और जब वायरस फ्री हो जाएगा तो फिर सिस्टम बहुत बढ़िया काम करेगा। लेकिन वायरस क्या होता है? अनवांटेड फाइल होता है, जो अपने आप आता है, उसको कोई बुलाता थोड़ी है। हमारी कुछ गलती होती है जिसकी वजह से वो वायरस को एंट्री मिलता है हमारे सिस्टम में। क्योंकि देख रहा है कि पढ़ाई तो कर ही रही है, लाइक मामूली टाइम थोड़ी दे रही है। तो बस थोड़ा सा तरीका हमको बदलना है, क्योंकि समय दे रहे हैं हम काफ़ी। आते हैं फाइल और डेटाबेस में अंतर ये है। अच्छा, एक बात बताओ कि जब हम फाइल में डेटा स्टोर करते हैं, कुछ हम इसकी कमियां आपको गिनवाना शुरू करते हैं, तो आपको महसूस होगा कि नहीं, इसका कोई अल्टरनेटिव चाहिए। नहीं, देखो, किसी को अगर छोड़ना हो, किसी से छुटकारा पाना हो, तो पहले उसका क्या करना है? खामियां बस गिनाना शुरू करो, ये चीज़ कमी था, तब ना फिर नया आएगा। तो फाइल की पहली कमी के रूप में अगर देखा जाए तो क्या है? तो पहली कमी के रूप में है कि फाइल में जो हम डेटा स्टोर करते हैं, उस डेटा को पढ़ने के लिए भी हमें एक डेटा की ज़रूरत पड़ती है, जिसको कहते हैं मेटा डेटा। क्या बोलते हैं? अगर मान लो फाइल में कोई डेटा रखा हुआ है और उस फाइल में रखे गए डेटा को हमें पढ़ना है, तो सबसे पहले तो मुझे वो पता होना चाहिए कि फाइल कहाँ रखा गया है, फिर पता होना चाहिए कि फाइल का नाम क्या है ना। तो फाइल का नाम क्या है, फाइल का टाइप क्या है, फाइल किस लोकेशन पे रखा गया है, ये जानकारी मुझे कम से कम 3 चाहिए। तब जाकर के हम फाइल को क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। तो पहला चीज़ है रीड कंटेंट यूजिंग द मेटा डेटा। अगर हमें किसी भी फाइल से कंटेंट को पढ़ना है तो हमको क्या चाहिए? उस फाइल का डेटा चाहिए। और किसी भी फाइल का जो डेटा होगा, है ना, मेटा डेटा, डेटा के बारे में जो डेटा होता है वो क्या कहलाता है? मेटा डेटा। जैसे फाइल कब बना, किसने बनाया, किस लोकेशन पे बनाया, फाइल का टाइप क्या है, साइज क्या है, नाम क्या है, ये सारी बातें क्या है? फाइल का मेटा डेटा है। तो फाइल को पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए पहले? ये तो वही बात हो गया कि हम अगर डीएल बनवाने जाए तो आधार मांगे, आधार बनवाने जाए तो डीएल मांगे। अब वो एक साइकिल में घुमा रहा है। तो होना क्या है कि अगर हमें फाइल से डेटा को पढ़ना है तो पहले फाइल का भी डेटा हमारे पास होना चाहिए, फाइल का मेटा डेटा हमारे पास होना चाहिए। अब ये पॉसिबल है क्या? अच्छा, एक बात बताओ, तुम लोग इंडियन रेलवे के साइट को यूज़ करते हो, IRCTC को यूज़ करते हो, आपको पता है कि उसका डेटा किस फाइल में रखा गया है, कौन से कंप्यूटर पे रखा गया है? अगर ये याद रखना था तो होता तो कितना मुश्किल होता है, नहीं? तो हमें कंटेंट अगर यूज़ करना है तो हमें कंटेंट जिस जगह रखा गया उसका अगर मेटा डेटा याद रखना पड़े तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है, समझ। तो हमें एक सॉल्यूशन क्या चाहिए था इसका, कि हम डेटा तो यूज़ करें लेकिन हमें उसका मेटा डेटा याद रखने की आवश्यकता ना पड़े। तो पहला प्रॉब्लम तो समझ में आया। अब आते हैं दूसरे प्रॉब्लम्स। अच्छा, मान लो IRCTC का ही हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो IRCTC का आप लोग क्या अनुमान लगाते होंगे? डेटा कितना बड़ा होगा? कुछ टीवी का होगा। अब अगर मान लो कि मुझे एक टिकट देखना है यहाँ से बाढ़ की, बख्तियारपुर बाढ़ के लिए ट्रेन देखना है कि कितने बजे ट्रेन है। तो बाढ़ के लिए ट्रेन का अगर हमें इंफॉर्मेशन निकालना है
और IRCTC का सारा डेटा एक फाइल में अगर रखा होता तो पूरा का पूरा फाइल हमें खोलना पड़ता। मतलब अगर मान लो कि 2 टीबी का भी अगर उसका फाइल है तो मुझे 2 टीबी का फाइल बार बार डाउनलोड करना पड़ता अपने डिवाइस में, तब जा करके एक ट्रेन के बारे में हम इंफॉर्मेशन देख पाते। कब? जब वो सारा इंफॉर्मेशन IRCTC का किस में डाला होता, एक फाइल में डाला होता। अच्छा एक बात बताओ ना, मुझे कोई अगर फाइल से कोई एक लाइन का भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें एक लाइन सिर्फ खोल के मिलता है कि पूरा फाइल खोलना पड़ता है? समझ रहे हो बात को, क्या हम कहना चाह रहे हैं? और अगर एक बेसिक लाइन भी खोलना होता है उसका लोकेशन पता होना चाहिए। अब लो, तो दिक्कत है। मतलब मुझे पूरी की पूरी फाइल खोलनी पड़ेगी एक सिंगल लाइन या सिंगल वर्ड के लिए भी। अब सोचो कि अगर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन का जो डेटा है अगर वो फाइल में रखा होता और मुझे उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन अगर चाहिए था, इसके लिए भी क्या करना पड़ता, पूरा का पूरा फाइल ओपन करना पड़ता। और फाइल का साइज क्या है, बहुत बड़ा। तब सोचो कितना है हेडेक होता। मतलब अगर हमें बाढ़ के लिए ट्रेन का देखना है टाइम, तब तक ट्रेन ही निकल जाता, क्योंकि वो फाइल खुलने में उतना टाइम लग जाता। समझ में आ रही बात? तो हम कह सकते हैं सिंगल लाइन ऑफ डेटा अगर हमें सिंगल लाइन ऑफ डेटा भी देखना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पूरी फाइल को हमें खोलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, मजबूरी है। तो ये भी एक प्रॉब्लम था। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर हम लोग किसी फाइल पे काम कर रहे हैं तो फाइल में जो डेटा आप स्टोर करोगे उस फाइल को एक बार में कितने यूजर पढ़ सकता है? एक बार में एक यूजर पढ़ सकता है, एक यूजर एडिट कर सकता है। अगर कोई और ट्राई करेगा सेम टाइम पे यूज करने का तो उसमें कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम आएगा। मतलब अगर हमने कोई एक फाइल बनाया, जैसे यही मैं लिख रहा हूँ document1, मैं अगर इसमें एडिट करना हूँ सेम टाइम पे अगर कोई और एडिट करना चाहे, लेकिन ऐसा होता है क्या? अगर सोचो कि इंडियन रेलवे का सारा डेटा अगर रहता है एक फाइल में तो एक बार में कोई एक टिकट बुक करता? कोई सेम टाइम पे अगर टिकट बुक करना चाहे या कोई भी इंफॉर्मेशन अगर देखना चाहे उससे रिलेटेड तो कर पाता? नहीं। तो पता चला एक ट्रेन के बारे में इंफॉर्मेशन देखने के लिए महीनों भर से हम लाइन में लगे हुए। तत्काल भी नहीं होता। जो तो क्या होना चाहिए बताओ? ये फाइल में अगर लार्ज स्केल का डेटा है तो रखना मुनासिब है? नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो क्या हमने बोला था इस चीज के लिए? सिंगल यूजर कैन बी एबल टू एक्सेस अ डेटा फ्रॉम अ फाइल एट अ टाइम। एक बार में कोई एक यूजर किसी फाइल से डेटा को एक्सेस कर सकता है, लेकिन रियल टाइम में इससे काम चलेगा? अपना सोच के बताइए। हम क्या चाहेंगे कि अगर मान लो कि हमारा कोई वेबसाइट है, वेबसाइट पे एक बार में अगर एक ही स्टूडेंट कोई अपना सर्टिफिकेट चेक कर सकता है? नहीं, एक साथ कई लोग कर सकते हैं। क्या अगर आप किसी कॉलेज में फॉर्म भरते हो तो क्या आप जिस समय फॉर्म भर रहे हो तो सिर्फ आप ही भर रहे होते हो, कोई और नहीं भर रहा होता है? नहीं ना होगा ऐसा। तो होना क्या चाहिए कि एक साथ कई यूजर एक ही काम को कर सके, वो भी अलग अलग जगह से, अलग अलग डिवाइस से। नहीं, तो ये भी एक प्रॉब्लम था। अच्छा, एक और बात है फाइल जो स्टोर होता है, ये हमेशा कहाँ स्टोर होता है? हाँ, लोकल स्टोरेज, लोकल डिवाइस पे। जैसे ये हमारे लैपटॉप है तो हम क्या बोलेंगे, एक लोकल डिवाइस है, ये कोई सर्वर तो नहीं है। अगर हम ये जो फाइल अभी बना रहे हैं document1 वाला, वो कहाँ स्टोर होगा? इस डिवाइस के ऊपर। तो अगर इस डिवाइस के ऊपर स्टोर होगा तो इसको हम दूसरे डिवाइस से यूज़ कर पाएंगे क्या? आपको बहुत कुछ इसके लिए पापड़ बेलना पड़ेगा, मतलब बहुत कुछ सेटिंग करना पड़ेगा, तब जा करके आप एक्सेस करोगे। और उसके लिए भी हमेशा नेटवर्क में बना रहना चाहिए, मतलब बहुत सारे ताम झाम। अगर वही आप लोकेशन चेंज कर दिए तो और ताम झाम बढ़ जाएगा।
कर तो सकते हैं, लेकिन वहाँ फिर कंप्लीट हमें नेटवर्क सेटअप भी खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। तो हम फाइल जब भी स्टोर करते हैं तो कहाँ स्टोर होता है? लोकल स्टोरेज में, लोकल मशीन के ऊपर, है ना। तो जिसकी वजह से दिक्कत क्या आएगा कि अगर हम दूसरे मशीन से एक्सेस करना चाहें तो मुझे उसके लिए कुछ बहुत ही बड़ा प्लान करना पड़ेगा पहले। ऐसे आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हो। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है जब हम फाइल में डेटा को रखते हैं तो। रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है? डुप्लीकेसी। अब सोच के देखो कि यहाँ से हम सारे स्टूडेंट का चाहते हैं कि नाम और फ़ोन नंबर और उनका कोर्स और बैच टाइम स्टोर करके रखें। अब हो सकता है कि हम एक ही स्टूडेंट का 2 बार एंट्री कर दें या 3 बार एंट्री कर दें, और वो बोलता है कि सर हमारा टाइम बदल दीजिए। अब एक जगह तो बदल दिया, 2 जगह नहीं बदले, बाद में कन्फ्यूज़न होगा कि कौन सा संभव है भाई, ये वही संभव है कि दूसरा संभव है। कन्फ्यूज़न होगा या नहीं होगा? तो ये डेटा में इस तरीके से इनकन्सिस्टेंसी आएगा। हम क्या बोल रहे हैं समझ में आ रहा है कि लिख के बताना होगा? मान लो एक ही स्टूडेंट की एंट्री हमने 5 बार कर दिया, बाद में इसने बोला कि सर मेरा फ़ोन नंबर चेंज हो गया, हमने एक जगह जाके चेंजेस कर दिए या 2 जगह चेंजेस कर दिए, इवन 4 जगह कर दिए, एक जगह भी अगर हमने छोड़ दिया तो बाद में हमें क्या होगा? कन्फ्यूजन होगा कि लगता है ये फ़ोन नंबर हुआ दूसरा, मतलब ये दूसरा संभव है। तो हमें डिसीजन लेने में क्या लगेगा? मुश्किल होगी। तो इस सिचुएशन को बोला जाता है डेटा इनकंसिस्टेंसी। तो डेटा में अगर इनकंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम आएगा, किसकी वजह से? डुप्लीकेट डेटा होने की वजह से। इसके अलावा जब डेटा में डुप्लीकेसी होता है तो डेटा को ऑपरेट करने के लिए, मतलब डेटा पे जो हम काम करते हैं, जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने में हमें क्या होगी? दिक्कत आएगी, कुछ प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ेगा। और जो डेटा को ऑपरेट करते वक्त हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है ना, उसको एनामोली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनामोली। तो जब हम डेटा को ऑपरेट कर रहे होंगे उस समय भी हमें परेशानी झेलना पड़ेगा। कब? जब डेटा में क्या होगा? डुप्लीकेसी होगा, रिडंडेंसी होगा। तो अब सोचो ना कि क्यों झेलना पड़ेगा। मान लो कि मुझे डिलीट करना था किसी एक रिकॉर्ड को और 5 जगह पे एंट्री है, मान लो हमने 4 जगह से डिलीट कर दिया, एक जगह भी छूट गया, तो प्रॉब्लम है कि नहीं है? नहीं। इसके अलावा अगर मान लो मुझे अपडेट करना है, तो अपडेट वाला तो एग्जांपल अभी लिए थे कि 4 जगह भी हमने अपडेट कर दिया, एक जगह भी छूट गया, तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो चाहे वो डिलीट करना हो चाहे अपडेट करना हो। एक और बात कि अगर हमें इंसर्ट ही करना हो तो अननेसेसरी मुझे मल्टीपल टाइम इंसर्ट करना पड़ेगा। तो चाहे डिलीशन की बात हो, चाहे इंसर्शन की बात हो, चाहे अपडेशन की बात हो, चाहे सर्चिंग की बात हो, इन सारे ऑपरेशन जो हम लोग डेटा के ऊपर करते हैं, एक डेटा के ऊपर क्या ऑपरेशन करते हैं? तो डेटा नया डालते हैं तो उसको बोलेंगे इंसर्शन ऑपरेशन या इंसर्ट ऑपरेशन। जब डेटा को हम चेंज करते हैं, जो डेटा हमारे पास पहले से पड़ा हुआ है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? अपडेट ऑपरेशन या अपडेशन ऑफ डेटा। इसके अलावा जब हम डेटा को डिलीट करते हैं तो डिलीट ऑपरेशन या डिलीशन हो गया। डेटा को हम जब सर्च करेंगे तो ये सर्च ऑपरेशन हुआ डेटा के ऊपर। तो चाहे हम सर्च करें, चाहे अपडेट करें, चाहे डिलीट करें, चाहे इंसर्ट करें, जब हम ये सारा कोई भी ऑपरेशन अगर हम परफॉर्म करते हैं और डेटा में अगर डुप्लीकेसी है तो मुझे वहाँ पे दिक्कत होगी, एरर झेलना पड़ेगा। तो क्या चाहेंगे उस सूरत में? ये चाहेंगे उस कंडीशन में कि डेटा में डुप्लीकेसी ना हो। लेकिन फाइल के पास ऐसा कोई तरीका नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है जिससे कि हम डुप्लीकेसी को क्या कर सकें। अब मान लो ना कि हम यही लाइन लिखे, अगर हम यही लाइन यहाँ पे लिख देंगे, इसको कोई परहेज हुआ? नहीं। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं? ये क्या है? रिडंडेंसी तो है, डुप्लीकेसी ही तो है। तो डेटा में डुप्लीकेसी होना अच्छी बात नहीं है, और फाइल में हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम डेटा डुप्लीकेसी को हटा सकें। तो ये 5वीं कमी था किसका? हाँ, फाइल का। एक फाइल में जो भी हम डेटा डालें हैं
क्या ऐसा कोई तरीका है कि एक फाइल को अगर हम खोलें तो हमें अलग डेटा दिखे, और अगर कोई और खोले तो उसे अलग डेटा दिखे, कोई और खोले उसको अलग डेटा दिखे? ऐसा कुछ है तरीका? नहीं ना। अगर हम फाइल खोलेंगे तो हमें भी वही डेटा दिखेगा, ये अगर फाइल खोलेगी वही डेटा दिखेगा, जो भी ओपन करेगा सबको सेम डेटा दिखेगा, तो सबको अलग अलग दिखेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि अलग अलग यूज़र को अलग अलग डेटा दिखे, है ना। तो इसके लिए क्या फाइल सूटेबल है? नहीं। जब हम फाइल ओपन करेंगे तो एक फाइल को, अगर मैंने इसी फाइल को ओपन किया तो मुझे जो डेटा दिख रहा है वही सभी लोग को दिखेगा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। मान लो कि कोई सीईओ लेवल का बंदा देख रहा है तो उसको अलग तरह का डेटा दिखना चाहिए, कोई अगर यूज़र दिख रहा है तो उसका अलग तरह का डेटा दिखना चाहिए। और यूज़र में भी हर यूज़र्स को अलग अलग लेवल का हम परमिशन देना चाह रहे हैं कि कोई सिर्फ देख ही सके, कोई देखने के अलावा उसको नया भी डाल सके, कोई डिलीट भी कर सके। तो क्या अलग अलग यूज़र को अलग अलग परमिशन हम दे सकते? नहीं, सबको डिफ़ॉल्ट मिला हुआ और सबको एक ही जैसा कंटेंट दिखेगा, तो ये भी हमारे हिसाब से सही नहीं है। अब सोचो कि आप लोग जाकर के हमनेट के साइट पे अपना सर्टिफिकेट वेरीफाई कर सकते हो, क्या किसी का सर्टिफिकेट डिलीट कर सकते हो? नहीं। लेकिन उसी पोर्टल पे अगर मैं लॉगिन करूंगा अपने क्रेडेंशियल से, तो हमारे पास एक अलग पैनल भी दिखेगा जहां हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, तो नया सर्टिफिकेट इशू भी कर सकते हैं। अरे बात सर, तो एक और यूज़र हमने बनाया जो हमसे नीचे लेवल का और आप लोगों से ऊपर लेवल का होगा, उसको हमने परमिशन दे रखा है कि वो एक नया इशू भी कर सकता है और देख भी सकता है, लेकिन डिलीट या अपडेट नहीं कर सकता। लेकिन इस तरह का काम हम किसके थ्रू कर पाएंगे? ये फाइल में नहीं, फाइल में नहीं कर पाएंगे। एक अगर हम फाइल पे डेटा स्टोर करते हैं तो उसका कोई नियम, कोई रूल नहीं है। अब आप खुद सोच के देखो कि जिस जगह पे या जहाँ भी किसी काम को करने का कोई रूल नहीं है, समझ लो कि वहाँ क्या होने वाला है। मतलब वहाँ सही में सत्यानाश होने वाला है, कोई भी चीज़ ढंग से नहीं होगा, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो और ठीक, ये वाली स्थिति रहेगी। नहीं, किसी भी जगह पे, इवन कि हम अपने लाइफ में भी देखते हैं कि अगर लाइफ में हम अपना एक प्रोटोकॉल, एक रूल नहीं बनाए हैं तो क्या होगा कुछ भी कहा नहीं जा सकता, मतलब अनएक्सपेक्टेड रहने वाला है सब कुछ। लेकिन अगर वही कोई अपना एक रूल बना करके रखा है अपने लाइफ का भी, तो देखो हर चीज़ें बहुत, मतलब बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन नहीं जाएगा। लेकिन अगर जिसका कोई नियम नहीं है, हाँ, उससे तो फार बेटर होगा। नहीं तो अगर हम फाइल में डेटा स्टोर करते हैं तो इसका कोई नियम नहीं है कि आप डेटा कैसा स्टोर कर सकते हो, कैसा नहीं कर सकते हो, कहाँ कर सकते हो, कहाँ नहीं कर सकते हो, कोई रूल, कोई रेगुलेशन नहीं है इसका। लेकिन अगर हम डेटाबेस में डेटा को स्टोर करेंगे तो उसका एक सर्टेन रूल होगा और आप उस रूल के अकॉर्डिंग ही डेटा स्टोर कर पाओगे। तो जिससे कि डेटा में गार्बेज थिंग्स का होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा, डेटा में रिडंडेंसी का होना इम्पॉसिबल होगा, डेटा में इनकन्सिस्टेंसी का होना इम्पॉसिबल होगा। लेकिन फाइल में ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी डिफ़ॉल्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम हमें झेलना पड़ता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। फाइल में जो भी हम डेटा स्टोर करते हैं उसका कोई एक फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता, एक बनावट नहीं होता है। और जब डेटा अनस्ट्रक्चर्ड मैनर में हो तो डेटा को खोजना बहुत ही मुश्किल होगा। अच्छा एक बात बताओ कि कोई एक दवा का दुकान है, उसमें एक बड़ा सा कार्टून लिया और उसमें सारे मेडिसिन को एक साथ डाल दिया। अब अगर कोई एक कस्टमर आए बोले कि हमको कालपोल चाहिए, अब हो सकता है कि
मतलब उस दिन बहुत बढ़िया किस्मत हो तो पहली बार में उसको मिल जाए, और नहीं तो अगर बुरा किस्मत हो तो आखिरी मेडिसिन के रूप में उसको काल फूल मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि सीक टाइम जो होगा, सर्च टाइम होगा, बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। मतलब वर्स्ट केस में तो आखिरी ही हो सकता है मेडिसिन, है ना। अब बेस्ट केस में हो सकता है कि पहले ही मिल जाए। तो जब हम लोग कोई सॉफ्टवेयर बना के चलते हैं तो हम वर्स्ट केस को पहले एज्यूम करके चलते हैं कि वर्स्ट केस में क्या टाइम लगेगा, क्योंकि बेस्ट होए हमेशा कोई ज़रूरी तो है नहीं। तो हम वर्स्ट को ही कंसिडर करके चलेंगे कि मैक्सिमम क्या टाइम लगेगा। तो सोचिए कि अगर एक ही बड़े कार्टून में सारे मेडिसिन को डाल दिया जाए तो क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर्ड मैनर है डेटा को स्टोर करने का, तो मेडिसिन को स्टोर करने का, बोलेंगे नहीं। इसमें अगर एक मेडिसिन को सर्च करना होगा तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बहुत हाई होगी, मतलब खोजने में ओवरऑल टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर मान लीजिए वहीं पे हमने ए के नाम से एक बना दिया अलग कार्टून, ए के अंदर हमने लिख दिया इंजेक्शन, टैबलेट, और भी जो जितने भी तरह के होते हैं सारी चीज़ें। अब अल्फ़ाबेटिक अगर ऑर्डर में हमने सारे मेडिसिन को अरेंज करके रखा है, अगर उसके बाद अगर कोई कस्टमर आए और बोले कि हमें ये फलाना मेडिसिन चाहिए, तो तुरंत ना सर्च टाइम क्या होगा, फास्ट। तो ये जो अरेंजमेंट हमने देखा इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर। लेकिन फाइल में जो डेटा स्टोर होता है वो क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। ये भी एक समस्या था किसका, फाइल का। फाइल में हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को ही रख सकते हैं। ये सुटेबल किसके लिए है, सुटेबल फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा। अगर मुझे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करना है तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम लोग, डेटाबेस। तो ये कुछ कमियां थी किसकी, फाइल्स की, और इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए किसे इंट्रोड्यूस करा गया, डेटाबेस को। अब सबसे पहला सवाल ये आता है अपने पास कि डेटाबेस होता क्या है, क्या कह सकते हैं, डेटाबेस क्या होता है, क्या बोलेंगे, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। क्या लिखा है हमने, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा स्टोर्ड इन अ सिंगल लोकेशन इन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑन द सर्वर। देखो, सर्वर बोला जाता है एक ऐसे पावरफुल कंप्यूटर को जो अलग अलग क्लाइंट्स को एक साथ कोई एक खास तरह का फैसिलिटी सर्व करता हो, जो सर्व करता हो, सर्व मतलब तो जानते ही होंगे, जो दे सकता हो। तो सर्वर एक ऐसे पावरफुल कंप्यूटर को कहते हैं जो एक साथ अपने कई क्लाइंट्स को कोई भी फैसिलिटी सर्व करता हो, कोई भी सुविधा, कोई भी फीचर्स सर्व करता हो। तो डेटाबेस जब भी हम लोग बनाते हैं तो जिस मशीन पे बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, सर्वर मशीन कहते हैं। तो हमने लिखा डेटाबेस किसे कहते हैं, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा स्टोर्ड इन अ ऑर्गेनाइज्ड वे। ऑर्गेनाइज्ड मतलब एक खास तरीके से, एक खास स्ट्रक्चर में जब डेटा को हम स्टोर करते हैं और डेटा क्या होगा, आपस में रिलेटेड होगा। जैसे सुना होगा आर्मी का बेस कैंप है तो उधर आर्मी के ही बंदे होंगे, नेवी वाले नहीं डिप्लॉय होंगे। अगर कोई नेवी का बेस कैंप होगा तो उधर नेवी के ही बंदे होंगे, एयरफोर्स वाले बंदे नहीं डिप्लॉयड होंगे उधर, राइट। तो डेटा बेस ये दो टर्म को मिला के बना। डेटा क्या है, सेट ऑफ फैक्ट्स है। बेस मतलब वो जगह, वो आधार जहाँ के डेटा को स्टोर किया जाएगा। तो डेटाबेस बोला जाता है वैसे सेट ऑफ डेटा को जो एक ही तरह के डेटा को एक सिंगल लोकेशन पे रखा गया हो। अब एक ही तरह के डेटा मतलब अगर मान लो कि स्टूडेंट का डेटाबेस है तो उसमें सिर्फ स्टूडेंट का ही डिटेल होगा, एम्प्लॉय का डिटेल नहीं होगा। अगर एम्प्लॉय का डेटाबेस है तो उसमें सिर्फ एम्प्लॉय का ही डिटेल होगा, किसी प्रोडक्ट का डिटेल नहीं होगा। अगर कोई प्रोजेक्ट का डेटाबेस है तो उसमें प्रोजेक्ट का ही डिटेल होगा, किसी प्रोडक्ट का डिटेल नहीं होगा। तो
अगर मान लिया जाए एक ऑर्गेनाइजेशन, इसको थोड़ा और आसान शब्दों में समझते हैं पहले, एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड उसके सारे डेटा को जब एक सिंगल फाइल में हम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखते हैं तो उसे डेटा बेस कहते हैं। अब जैसे कि हबनेट का ही एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, तो हबनेट से रिलेटेड क्या डेटा हो सकता है? हबनेट में कितने तरह के लोग आते हैं? एक वो लोग जो पढ़ाई के लिए आते हैं, ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं, मतलब स्टूडेंट्स। एक वो लोग जो जॉब के लिए आते हैं, कौन है? एम्प्लॉय। एक वो लोग जो सिर्फ इंक्वायरी के लिए आए हैं, मतलब विजिटर्स। एक वो लोग जो एग्ज़ाम के लिए आए हैं, लाइक एग्जामिनी। मतलब मान लो मोर एंड लेस 4 तरह के लोग यहाँ पे आते हैं। तो अगर मुझे इन चारों तरह के लोगों का सारा डिटेल रखना है तो मुझे क्या करना होगा? एक हबनेट के नाम से एक डेटाबेस बना देंगे। हबनेट के नाम से क्या बनेगा? एक डेटाबेस बनेगा, और इस डेटाबेस में हबनेट से रिलेटेड ही सारा इंफॉर्मेशन होने वाला है। यहाँ हम इंडियन रेलवे का कोई इंफॉर्मेशन नहीं रखने वाले हैं। तो क्या कहलाएगा ये? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा हुआ, हबनेट से जुड़ा हुआ या स्टूडेंट का डेटा, हबनेट से ही जुड़ा हुआ एम्प्लॉय का डेटा, हबनेट से ही जुड़ा हुआ विजिटर्स का डेटा, हबनेट से ही जुड़ा हुआ एग्जामिनी का डेटा। तो कहने का मतलब कि वैसा डेटा जो एक दूसरे से क्या हो? रिलेटेड हो। अगर वैसे रिलेटेड डेटा को अगर एक सिंगल लोकेशन पे जब हम स्टोर करते हैं तो उस लोकेशन को ही क्या कहेंगे हम लोग? डेटाबेस कहेंगे। तो डेटाबेस क्या होता है, समझ में आया? पक्का? आगे बढ़े। डेटाबेस का फ़ायदा तो पहले ही हम लोग बहुत बार गिनवा चुके हैं, नहीं? क्यों डेटाबेस बनाएंगे? अब रही बात कि डेटाबेस को बनाने का, अच्छा अगर हमें कोई फाइल बनाना होता है तो फाइल बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? फाइल कैसे बनाते हैं? जैसे ये अभी एक क्या है, फाइल ही तो है, document1, लेकिन ये फाइल कैसे बना है? एक एप्लीकेशन को यूज़ करके, एक सॉफ्टवेयर को यूज़ करके, जिसका नाम MS वर्ड है। नहीं कह सकते? तो ठीक उसी तरीके से अगर हमें कोई डेटाबेस बनाना हो या उस पर अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो इसके लिए भी कंप्यूटर में क्या होगा? कोई सॉफ्टवेयर होगा, कोई सॉफ्टवेयर ही ना होगा। तो वो सॉफ्टवेयर जो डेटाबेस को बनाना या मैनेज करना इसके लिए इस्तेमाल किया जाता हो, उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? DBMS। क्या कहते हैं? DBMS मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यही बात लिख लें, मतलब डेटाबेस को बनाने और संभालने के लिए कंप्यूटर में एक खास तरह के सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, और उस खास तरह के सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? DBMS या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। तो इसी बात को हम लोग यहाँ पे लिख रहे होते हैं अभी। और सॉफ्टवेयर required to create and manage a database named DBMS। फुल फॉर्म क्या होता है? डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। याद रहेगा? तो कोई पूछे आपसे कि DBMS क्या है तो क्या बताएंगे आप? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जिस सॉफ्टवेयर की सहायता से हम डेटाबेस बना सकते हैं और उसे मैनेज कर सकते हैं। नहीं? पक्का? आगे बढ़ें। अब कोई आपसे अगला सवाल ये दाग सकता है कि डेटाबेस या DBMS कितने तरह का होता है? DBMS कितने तरह का होता है? तो बोलोगे 2 तरह का। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ। कौन कौन सा? अरे वाह, ये इसी तरीके से याद रखना है एकदम। क्या पहला क्या होगा? अरे रुक जा, सिक्वल, और दूसरा क्या होगा? नो सिक्वल। सिक्वल का फुल फॉर्म क्या होता है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ये भी याद रखेंगे। सिक्वल यूज़ किया जाता है रिलेशनल डेटाबेस के लिए। किसके लिए यूज़ होता है? ये है आपका क्या? रिलेशनल डेटाबेस के लिए। और ये होता है डॉक्यूमेंट, क्या बोलते हैं इसको? डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस के लिए। 2 तरह का डेटाबेस होता है, एक रिलेशनल और एक डॉक्यूमेंट बेस्ड।
अब दोनों में फ़र्क क्या होता है कि यहाँ जो होता है वो टेबल के रूप में डेटा स्टोर होता है। रिलेशन का मतलब यहाँ ठेठ भाषा में टेबल समझ सकते हो। यहाँ डेटा सारा स्टोर होता है टेबल के रूप में, लेकिन यहाँ डेटा स्टोर होता है डॉक्यूमेंट के रूप में। टेबल के रूप में जब डेटा स्टोर होता है तो इसकी कुछ कमियाँ हैं। कमियाँ ये है कि पहले ही हमको सब कुछ बता देना पड़ता है। अब किसी दुकानदार के पास जाए, वो ससुरा पहले ही पूछने लगे कि क्या क्या सामान चाहिए अब बताइए, तो थोड़ा इरिटेटिंग नहीं लगेगा? हम बताते जाते हैं उतना तुम सामान देते जाओ। अगर 2 बोलेंगे तो 2 देना, 1 बोलेंगे 1 दो, 20 बोलेंगे तो 20 देना। अब ये क्या कहता है एसक्यूएल कि पहले आपको जितना भी सामान स्टोर करना है उसका आप स्ट्रक्चर बनाइए, पहले ही बता दीजिए कि क्या क्या आपको डेटा रखना है, और उसका साइज भी पहले ही बता दीजिए। अगर उसे बड़ा साइज रखना होगा तो फिर जाके चेंज कीजिए, है ना। तो शुरू में कोई भी चीज़ें लगती है कि नहीं सही है, लेकिन जब उसको हम यूज़ करना शुरू करते हैं तो उसमें हमें उसके लिमिटेशंस का पता चलना शुरू होता है। किसी का लिमिटेशन का पता कब चलेगा? जब हम उसको यूज़ करेंगे। तो एसक्यूएल के साथ वही कहानी हुआ। जब हम लोग यूज़ करने लगे तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे हो क्या रहा है, देखो अगर हम आईटी इंडस्ट्री में बात करें तो डेटा का साइज़ क्या हो रहा है, बहुत ही रैपिडली ग्रो कर रहा है। अगर ज़्यादा नहीं, पिछले 10 साल में भी देखें तो 10 साल में कम से कम मानकर चलो कि मोर देन 1000 टाइम्स ग्रोथ हुआ है डेटाबेस के साइज में। तो ये जो रैपिडली ग्रोथ हो रहा है ना डेटा का, क्योंकि हर चीज़ अब क्या आ रही है ऑनलाइन। पहले डेटा बहुत थोड़े से अमाउंट में रहता था, बहुत ही ह्यूज अमाउंट में डेटा आ रहा है। क्यों डेटा साइंटिस्ट वगैरह का जन्म हुआ? क्योंकि डेटा इतने लार्ज स्केल के पास आ रहा है कंपनी में कि वो लार्ज स्केल डेटा को मैनेज करने वाला क्या चाहिए, एक्सपर्ट चाहिए। तो रिलेशनल डेटाबेस में क्या था कि इसमें हमें एक पहले फॉर्मेट बनाना पड़ता था और उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम डेटा को रख पाते थे। अगर उस फॉर्मेट से ज़रा सा भी इधर उधर जाके डेटा रखने की कोशिश करें तो डेटा नहीं रख पाते थे। तो सोचा ये गया कि नहीं, क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम जैसा डेटा रख दें उसका फॉर्मेट वैसा ही हो जाए। क्या ये बढ़िया रहेगा? हाँ। तो इसके लिए किसका जन्म हुआ? NoSQL का, जिसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस। अब रिलेशनल डेटाबेस का बेस्ट एग्जांपल क्या है? MySQL। और हाँ, इसका ना एग्जांपल क्या है? MongoDB। समझ में आ रहा है सबको? बताओ। क्योंकि अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं एडवांस पार्ट शुरू हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। तो डेटाबेस हम बहुत सिंपल रख रहे हैं, हम ज़्यादा कोई टेक्निकल टर्म नहीं यूज़ कर रहे हैं। कोशिश है कि बस नॉर्मल ही सिंपल टर्म ही यूज़ किया जाए। तो डेटाबेस क्या होता है ये पल्ले पड़ा। डेटाबेस क्यों आया? फाइल होने के बावजूद ये भी पल्ले पड़ा। अब हम लोग ये भी समझे कि DBMS क्या होता है। क्या? एक एप्लीकेशन है। अब DBMS कितने तरह का होता है वो भी हमने समझा। एक सिक्वेल और दूसरा NoSQL। सिक्वेल का बेस्ट एग्जांपल क्या है? और हम लोग मोस्टली यही यूज़ भी करते हैं लोअर एंड पे। हाँ, अब नया चलन में क्या आया है? MongoDB। ये भी हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ खास केसेस में, जैसे हम डेटा साइंस में इसको यूज़ करेंगे, या जब हम मॉडर्न स्टैक या मीन स्टैक जैसे फुल स्टैक डेवलपमेंट करेंगे वहाँ हमें MongoDB ही चाहिए, क्योंकि वहाँ एज अ डेटाबेस MySQL को नहीं प्रेफर किया जाता है, बल्कि क्योंकि MongoDB ज़्यादा फास्ट है एज कम्पेयर टू SQL। चलिए अब इसके आगे बढ़ें थोड़ा। तो अभी हम लोगों को क्या पढ़ना है? अभी हमें पढ़ना है MySQL। क्या पढ़ना है? MySQL। MySQL में अगर हम लोग आते हैं तो इसके बारे में एक लाइन में क्या कह सकते हैं हम? क्या है ये? हाँ, ये क्या है? एक एप्लीकेशन है। क्या है? या DBMS है। क्या बोलेंगे? या SQL DBMS। DB क्या लिख रहा हूँ? SQL DBMS है ये? नहीं, क्योंकि DBMS भी तो 2 तरह का है, लेकिन ये SQL क्या है? SQL है कि NoSQL है? SQL DBMS है ना, जो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल पे काम करता है। अब इसके बाद कि
MySQL में कोई भी काम अगर करना हो तो इसके लिए SQL के पास क्या होता है, कुछ क्वेरी होता है। SQL के पास क्या होता है, हर एक काम को करने के लिए इसके पास क्वेरी होता है। तो हम बोलेंगे देयर आर एक डेटाबेस को मैनेज करने के लिए SQL के पास क्या होता है, 4 तरह का क्वेरी लैंग्वेज होता है। इसमें जो पहला क्वेरी लैंग्वेज होता है उसको कहते हैं DDL। DDL का फुल फॉर्म क्या होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, पक्का। अब DDL का क्वेरी यूज किया जाता है कुछ बनाने के लिए, मिटाने के लिए या बदलने के लिए, हमेशा याद रखना है। क्वेरी दैट इज यूज टू क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर, क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर डेटाबेस और डेटाबेस और टेबल और यूज़र। अगर हमें डेटाबेस या टेबल या यूज़र बनाना हो, मिटाना हो या बदलना हो तो इसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, DDL का क्वेरी यूज़ करेंगे। अब इसका क्वेरी क्या क्या आता है ज़रा वो देख लें। तो पहला क्वेरी क्या चलता है इसमें, क्रिएट। दूसरा क्वेरी क्या चलता है, ड्रॉप। तीसरा क्या चलता है, अल्टर। चौथा क्या चलता है, ट्रंकेट। और क्या चलता है, और भी कुछ चलता है। और क्या चलता है, रीनेम। तो ये सारा क्वेरी किस लैंग्वेज का है, DDL का क्वेरी है। ये आशुतोष पेज पलट रहा है। DDL के बाद क्या डालते हैं, DML। पुराना प्रैक्टिस करते रहोगे तो भूलोगे नहीं। अगर किसी चीज़ को मेमोराइज रखना है तो सप्ताह में एक दिन पुरानी चीज़ों को पलटी मारो, रिवाइज करो तो जल्दी दिमाग से नहीं निकलेगा। लेकिन अगर सोच लिए कि एक बार हम बस पढ़ लिया और याद हो गया तो ये थोड़ा मुश्किल है, रिकॉल करना पड़ेगा। DML अब ये डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में क्या क्या आता है या क्या इसका यूज़ क्या है, ये डेटा को मैनिपुलेट करने का काम करेगा। तो क्या कह सकता हूँ मैं, क्वेरी दैट इज़ यूज्ड टू, क्या कर सकता है ये, इंसर्ट कर सकता है, डिलीट कर सकता है और अपडेट कर सकता है। और क्या कर सकता है, और फाइंड कर सकता है, फाइंड रिकॉर्ड्स कह सकता है ना। यह रिकॉर्ड को क्या कर सकता है, डाल सकता है, मतलब नया रिकॉर्ड डाल सकता है, रिकॉर्ड को मिटा सकता है, रिकॉर्ड को खोज सकता है, रिकॉर्ड को अपडेट कर सकता है। इसके लिए क्या चलता है, कौन कौन सा क्वेरी है, इंसर्ट क्वेरी चलता है और डिलीट क्वेरी चलता है, अपडेट क्वेरी चलता है और सेलेक्ट क्वेरी चलता है फाइंड के लिए। MySQL के अंदर जो थर्ड क्वेरी लैंग्वेज है उसको कहते हैं TCL। ट्रांजैक्शन कंट्रोल। अब ये ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज का क्या काम है, क्या बोल सकते हैं, क्वेरी दैट इज
यूज टू क्या करेगा ये सेव कर सकता है। क्या कर सकता है? सेव को क्या बोल सकते हैं हम? कमिट बोलते हैं यहाँ पे, कमिट। या क्या कर सकते हैं हम? रोल बैक कर सकते हैं। या क्या कर सकते हैं? कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट। अब इसमें कौन कौन सा क्वेरी चलेगा? कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट। हम बताएंगे कि सबका काम क्या होता है, अभी टेंशन नहीं लेना है, बस अभी नाम सुनना है। अब इसके बाद जो फोर्थ क्वेरी लैंग्वेज है वो क्या है? वो है DCL है। और DCL को क्या बोलते हैं? डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल। अब डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के बारे में अगर बात करें तो ये क्या है? क्वेरी दैट इज यूज्ड टू क्या करेगा ये? ग्रांट, रिवोक परमिशन टू द यूजर। अगर इसमें बात करें तो ग्रांट और दूसरा क्या चलेगा? परमिशन देना और परमिशन छीनना। ये दोनों काम कहाँ हम लोग सीखेंगे? DCL में। तो ये 4 क्वेरी लैंग्वेज हमें मेनली सीखना होता है। अगर इतना सीख लेंगे तो समझ लो अपना मैक्सिमम काम हो गया। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, इन 4 क्वेरी लैंग्वेज पे काम ख़त्म नहीं हो जाता है। इसके बाद भी कुछ चीज़ें और सीखनी पड़ेंगी आपको। किससे रिलेटेड? MySQL से रिलेटेड। अब इसके बाद जो हमें मेन सीखना होता है वो सीखना होता है कॉन्स्टेंट के बारे में। की कॉन्स्टेंट बोलते हैं इसको। क्या? कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। अब ये होता है क्या है? कॉन्स्टेंट का मतलब यहाँ होता है रेस्ट्रिक्शंस या रुकावट। कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शंस या रुकावट। अब हमने पढ़ा है कि डेटाबेस में रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए। कि होना चाहिए? नहीं। डेटाबेस इसीलिए तो यूज़ कर रहे हैं कि रिडंडेंट हमें डेटा नहीं चाहिए। तो की का इस्तेमाल किया जाता है रिडंडेंसी को कंट्रोल करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए। और की का यूज़ किया जाता है किसी डेटा को सर्च करने के लिए। अगर मान लो हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, मतलब मिलियन और ट्रिलियन ऑफ डेटा है, उससे किसी एक डेटा को सर्च करना है तो सर्च किससे करेंगे? कोई की से ही ना करेंगे। तो सर्चिंग के लिए या रिडंडेंसी को कंट्रोल करने के लिए डेटाबेस में कॉन्सेप्ट किसका यूज़ किया जाता है? की का। तो हम कह सकते हैं की इज used to find records as well as अगर टेबल में हमें कोई खास तरह के डेटा को रिस्ट्रिक्ट करना है, खास तरह के डेटा को अलाउ करना है, तो इसके लिए भी हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? की कांस्टेंट का। या अगर मुझे डेटाबेस में लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स है, उसमें से किसी एक रिकॉर्ड को खोजना है, तो इसके लिए भी किसका इस्तेमाल करेंगे? की कांस्टेंट का। तो की कांस्टेंट का मेनली 2 यूज़ होता है। एक रिकॉर्ड सर्चिंग के लिए और दूसरा होता है रेस्ट्रिक्शन के लिए। रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे तो रिडंडेंसी फिर यहाँ भी देखने को मिलेगा नहीं। अब अलग 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 तरह का की कांस्टेंट होता है यहाँ पे। तो क्या बोलेंगे? देयर आर डिफरेंट
यूज होता है? क्या ये याद है तन्नू? पहला क्या यूज करते हैं हम लोग सबसे ज्यादा? एक टेबल में कितना प्राइमरी की हो सकता है? एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकता है ना? इन अ टेबल सिंगल प्राइमरी की एट्रीब्यूट अगर हम चाहते हैं कि एक टेबल में सिर्फ यूनिक रिकॉर्ड ही डाला जा सके, तो रिकॉर्ड को यूनिक बनाने के लिए जो की कॉन्स्टेंट यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी की कहते हैं। और प्राइमरी की जो होता है वो एक ही हो सकता है एक टेबल में, एक से अधिक नहीं हो सकता है। ये बात हमने लिख दिया। अब इसके बाद जो प्राइमरी की कांस्टेंट होगा जिस भी फील्ड का, उसमें ना तो ब्लैंक हो सकता है ना डुप्लीकेट हो सकता है। तो हम कह सकते हैं प्राइमरी की एट्रीब्यूट क्या, प्राइमरी की एट्रीब्यूट जो होगा ना तो वो ब्लैंक वैल्यू को अलाउ करेगा और ना ही डुप्लीकेट को अलाउ करेगा। ये पॉइंट याद रख लेना। दूसरा की कांस्टेंट होता है यूनिक की, और ये याद रखना है। अगर ये नहीं याद है तो फिर डेटाबेस समझो कि बेकार है, क्योंकि जब हम लोग डिज़ाइन कर रहे होंगे वहाँ इसकी कांस्टेंट को यूज़ करना पड़ता है, जब हम पहले टेबल का स्ट्रक्चर बना रहे होंगे एट दैट टाइम ही। क्या यूनिक की क्या होता है? इन अ टेबल कितना यूनिक की हो सकता है? मल्टीपल यूनिक की एट्रीब्यूट एक टेबल में मल्टीपल यूनिक की एट्रीब्यूट पॉसिबल है। कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। इसके बाद ये बताना है कि यूनिक की जो एट्रीब्यूट होगा क्या वो डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करेगा? नहीं। क्या बोल सकते हैं? ये डुप्लीकेट को अलाउ, हाँ, ये डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ। तो प्राइमरी और इसमें मेन फर्क क्या है कि वो एक ही बन सकता था, ये मल्टीपल बन सकता है एक ही टेबल में। हाँ, ये नल भी रह सकता है, ये भी लिख दें। हाँ, इट अलाउ ब्लैंक वैल्यू ऑल्सो। ये ब्लैंक भी अलाउ करेगा, लेकिन प्राइमरी ब्लैंक भी अलाउ नहीं करेगा। तो ये प्राइमरी से थोड़ा फ्लेक्सिबल है। इसको भी हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे फॉरेन की। ये यूज़ किया जाता है दो टेबल को आपस में लिंक करने के लिए, जोड़ने के लिए। तो क्या बोलोगे? दिस की constraint is used to link two different tables। एक डेटाबेस के दो अलग अलग टेबल्स को लिंक करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? फॉरेन की का यूज करेंगे।
अब हम चेक की बात करें तो ये चेक क्या होता है, चेक कांस्टेंट क्या है? तो चेक कांस्टेंट बेसिकली यूज किया जाता है किसके लिए बताओ? अब जैसे कि एक डेटाबेस अब बनाए जिसमें हमें स्टूडेंट का एज डालना है। अब हम चाहते हैं कि एज 18 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि कम एज वाला रहेगा तो अलाउड नहीं है, इलीगल हो जाएगी। अगर कॉलेज में गया है तो इतना एज तो होना ही चाहिए, अगर किसी यूनिवर्सिटी का डेटाबेस है तो, या फिर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का डेटाबेस है तो उसमें एज क्या होना चाहिए मिनिमम। तो उस तरीके से अगर कहीं भी वैसा डेटा हो जहाँ की ये पॉलिसीज़ है कि नहीं हमें इतने से कम एज वाले के लिए नहीं चाहिए डेटा, तो वहाँ क्या लगाएंगे हम लोग? चेक कांस्टेंट लगाएंगे। तो क्या कह सकते हैं? दिस कांस्टेंट is used to check the value entered in the field। ये किसी फील्ड में जब डेटा आप डालोगे तो उसको ये चेक करेगा कि ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन है या नहीं है। अगर अकॉर्डिंग टू कंडीशन नहीं रहेगा तो उसको ये अलाउ ही नहीं करेगा। एक और कांस्टेंट होता है जो बहुत कॉमन है, क्या बोलते हैं उसको? नॉट नल। ये किस लिए यूज होता है? हम चाहते हैं कि कोई भी फील्ड ब्लैंक ना रहे, तो इसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? नॉट नल का। दिस कांस्टेंट इज यूज्ड टू restrict blank value in the field। या फील्ड में ब्लैंक वैल्यू को रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप खाली नहीं छोड़ सकते हो, आपको इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू डालना ही है। जैसे कोई फॉर्म भरने के लिए दिया है, अब वो अपना नाम को ही खाली छोड़ रहा है, लो ये होना चाहिए क्या? नहीं, नाम तो अपना याद होगा ही, अगर वो भी याद नहीं मतलब वो किडिंग कर रहा है बस। तो ऐसे लोगों को हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? तो नॉट नल लगा दो। इसके बाद फिर एक और भी होता है, क्या होता है? डिफॉल्ट। ये क्या करता है? दिस कांस्टेंट इज यूज्ड टू सेट द डिफॉल्ट वैल्यू इन द फील्ड। अब जैसे कि मान लो कि कोई अपना जेंडर नहीं डाला तो बाय डिफॉल्ट क्या मान के चल रहा है? मेल है ना? तो इस तरीके का अगर हमें कोई वैल्यू, या कोई अपना एज नहीं डाला तो बाय डिफॉल्ट 18 मान के चल रहे हैं, तो वहाँ हम लोग क्या यूज़ करेंगे? डिफॉल्ट कांस्टेंट का यूज़ करेंगे। तो कितने तरह का कांस्टेंट हमें यूज़ करना पड़ेगा? 6 तरह का कांस्टेंट यूज़ करना होगा अपने डेटाबेस का। 6 का मतलब समझ में आया? अब जब इतना समझ में आ गया तो फिर हम आगे की बात करेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अभी सबसे पहले इसके बाद हम लोग कुछ देखेंगे लाइक ज्वाइन। क्या देखेंगे? ज्वाइन बेसिकली यूज़ किया जाता है, नाम में ही इसका पूरा काम भी छुपा हुआ है। ज्वाइन मतलब क्या होता है? जोड़ना, मिलाना। तो अगर हमारा डेटा 2 अलग अलग टेबल में है या 4 अलग अलग टेबल में है और चारों टेबल से डेटा को मिला के एक साथ मुझे दिखलाना हो तो किसका इस्तेमाल करेंगे? तो उस केस में ज्वाइन का इस्तेमाल करेंगे। नहीं तो चलो, अब थ्योरी बहुत पढ़ ली, अब थोड़ा लैब कर लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। आगे जो भी पढ़ेंगे वो एसक्यूएल में बहुत एडवांस लेवल का है, जैसे कि हम लोग स्टोर्ड प्रोसीजर के बारे में पढ़ेंगे, है ना? लेकिन अभी उतना स्ट्रेस नहीं लेंगे, नहीं तो हो सकता है सब दिमाग से निकल जाए। नहीं, अब किसी बच्चे को हम उठाने के लिए वेट दिए 10 kg, अचानक और 20 kg डाल देंगे, वो 10 kg पटक देगा। इसलिए अभी 10 ही kg लेके चला जाए, बाद में बढ़ाएंगे वेट। नहीं तो समझ में आया यहाँ तक की कहानी। अब रही बात कि हमारे सिस्टम पे क्या होना चाहिए? एसक्यूएल होना चाहिए। अब एसक्यूएल है कि नहीं है? अगर नहीं है तो क्या करेंगे आप? तो नहीं है तो आप यहाँ जाइए, कहाँ? गूगल क्रोम पे गूगल क्रोम पे जाके क्या लिखना है आपको? गूगल क्रोम पे जा कर के
क्या लिखना होगा? डाउनलोड MySQL, है ना। और देख यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा MySQL इंस्टॉलर, बस इस पर क्लिक कर देना है। और जब इस पे हम लोग जाएंगे तो हमसे पूछेगा कि कौन सा फाइल इंस्टॉल करना है। तो ये जो बड़ा वाला फाइल दिख रहा है ना, उस पर क्लिक करके आप लोग डाउनलोडिंग कर लीजिए। कर लिए? अब मुझे लगता है किसी ऐसे बच्चे से करवा दे जो पहले से नहीं किया हुआ है, क्योंकि हम अपने पे क्यों करवाएं? सर मेरे बता दीजिए। हाँ, इसको तो ये तो तुमको और इसको धन्यवाद बोलना चाहिए कि तुम्हारा नाम का सिफारिश किया। हबनेट वाले वाईफाई से कनेक्टेड है तुम्हारा लैपटॉप? कास्ट करो तो। हाँ? क्यों करना है सर मेरे को? वही कास्ट कर देते हैं। अच्छा छोड़ो, क्या नाम है? संतोष के बगल में एक लड़का है, अमित, कास्ट करो। बताओ संतोष जी, बताइए कैसे हो? विंडोज के करेगा वो? चल, दुर्गेश का भी है ना? करवा। फिर से फिर से ट्राई करो, जिसका भी कनेक्ट हो गया। किसका है? अमित का? कैंसिल कर दो। कैंसिल करो। सबसे पहले क्या करना था? डाउनलोड करना था। सो तो कर ही ली होगी, फिर भी एक बार दुर्गेश शो करो कैसे डाउनलोड की है। यहाँ गई होगी, यहाँ जा करके क्या कर दी होगी। अब पीछे जाओ थोड़ा सा, एक स्टेप और बैक जाओ। सबसे पहले पाइथन इंस्टॉल रहना चाहिए जो ऑलरेडी है। फिर क्या इंस्टॉल होना चाहिए? MySQL, वो भी क्या है? इंस्टॉल है। अब हमें देखना है MySQL इंस्टॉल है या नहीं। तो एज सिंपल हम यहाँ क्या लिख लेते हैं? MySQL लिख लेंगे ना। MySQL इंस्टॉल है। अब पासवर्ड डाल लेते हैं। पता नहीं, मुझे भी याद है कि नहीं पासवर्ड। सर इसमें तो 1 से 8 तक है। 1 से 8 तक था ना? अच्छा, नहीं, रिवर्स हो सकता है। रिवर्स में नहीं है। MySQL पासवर्ड ब्रेक होगा, कुछ नहीं था। एक ऑप्शन है सर, यूट्यूब से देखकर प्रीवियस वीडियो में। हाँ, उसमें तो डाला हुआ रहता ही। मेरा शिफ्ट का नहीं है, पता नहीं क्या बात है। ABC@1 2 3 पासवर्ड रख दिया।
शिफ्ट बोले 9 तक जाइए ना। सर 9 तक 9 तक जाइए। 9 से 9 से 1 तक 1 से 9 तक हो गया। 9 से 1 तक। तुम लोग बोला था 9 से 1 से 9 था 1 से 8 था कि 9 था? 9 तक था। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यही होगा और कोई इतना ही था नहीं हो गया ये नहीं तो ऐसे क्यों सीख जाएंगे लोग उसी बहाने पासवर्ड कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत नहीं, बना लेंगे फिर से। रनिंग ही नहीं अब आशुतोष को याद आया, देखा था पहले। बस जल्दी यार भाई लेट हो गया थोड़ा। अब कितना ले कोई नहीं। तो एक लेसन मिला कि अगर नहीं खुल रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं कि पासवर्ड ही गलत हो सकता है सर्विस स्टॉप हो। क्योंकि अगर पासवर्ड गलत रहता था तो वो तो एप्लीकेशन ही बंद हो जाता था अभी क्या करना है, अभी पाइथन का मुझे एक प्रोग्राम लिखना है। आप लोग को बस अभी समझा रहा हूँ मैं कि पाइथन का डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसको ड्राइवर कहते हैं। अब उस ड्राइवर को कैसे इंस्टॉल करोगे पहले वो सिखा दूँ। तो आप CMD खोल लेना, रन एज एडमिन करके करो फटाफट। रन एज एडमिन करके खोल लो, तब तक हम इसको ठीक करते हैं। आपको यहाँ लिखना होगा क्या, पिप इंस्टॉल, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए लेकिन पिप इंस्टॉल MySQL हाइफन कनेक्टर हाइफन पाइथन, ये लिखना। इससे क्या होगा, MySQL कनेक्टर इंस्टॉल होगा किसके लिए, डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए। अब मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए क्या कह रहा है, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। कमांड क्या लिखना था आपको, पिप इंस्टॉल MySQL हाइफन कनेक्टर हाइफन पाइथन। स्पेलिंग सही लिखना, गलत मत लिखना। ये लाइन क्यों लिख रहे हैं, ड्राइवर डाउनलोड करने के लिए, ताकि MySQL को पाइथन के साथ कनेक्ट किया जा सके। लो अब अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करो, हो जाएगा। कंट्रोल पैनल से हटा के कर दो, कुछ नहीं पूछेगा पुराना। हो रहा है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्लोज करें इसको, हम हो गया ना। चलो अब आइडियली ओपन करेंगे, कैसे, रन एज एडमिन करके यस कर लेते हैं। और यहाँ क्या करेंगे हम लोग, एक नया फाइल लेते हैं और मुझे सबसे पहले उस कनेक्टर को यहाँ क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा। तो हम क्या लिखें यहाँ पे, इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर, और इसका कुछ नाम दे दें। मान लो इसका नाम दे देते हैं SQL। तो इंपोर्ट कर दो किस कनेक्टर को, MySQL डॉट कनेक्टर को, लेकिन उसको इस प्रोग्राम में किस नाम से पहचानना, SQL के नाम से पहचानना। अब हम किससे, SQL सर्वर से कनेक्ट करना चाहते हैं,
तो हम क्या लिखेंगे, एसक्यूएल के पास एक मेथड है, एक फंक्शन है जिसको बोलते हैं कनेक्ट। फंक्शन तो बोल ही सकते हैं ना आप लोग को। कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे कम से कम 3 पैरामीटर डालना होता है। पहले डालना होता है होस्ट। अब हर कंप्यूटर या ये जो हमारा एसक्यूएल सर्वर होता है उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम होता है वो होता है लोकल होस्ट। तो हम क्या डालेंगे यहाँ पे, लोकल होस्ट। उसके बाद हमें डालना होता है क्या, यूज़र। यूज़र नेम क्या है मेरे केस में, रूट। पासवर्ड क्या है मेरे केस में, तो पासवर्ड मेरे केस में है, बस ये हमने डाल दिया। लेकिन बताओ इस कनेक्शन का यूज़ मुझे इसी लाइन में करना है कि आगे भी करना है, आगे भी करना है। और अगर आगे करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको कहीं स्टोर करना होगा। तो एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसका नाम क्या रखते हैं, माई कनेक्शन। अब मुझे चेक करना है कि कनेक्शन हुआ या नहीं, एसक्यूएल सर्वर के साथ हम कनेक्ट हुए या नहीं, क्रॉस चेक कर लें। तो क्रॉस चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। प्रिंट क्या करेंगे हम, माइकॉन डॉट कनेक्शन आईडी, क्या लिखेंगे, माइकॉन पता नहीं इंस्टॉल करने जा रही क्या नेट कनेक्शन है। एक बार पिप लिखो तो, सर मेरा बस इतना लिखना था। इस प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ। अगर मुझे कनेक्शन आईडी रिटर्न कर दिया, डेटाबेस कनेक्टिविटी, तो समझ लेंगे कि हमारा कनेक्टिविटी हो चुका है। देख रहे हो, एक कनेक्शन आईडी रिटर्न करके दे दिया। मतलब इतने लाइन का कोड लिख करके हम लोग एसक्यूएल सर्वर के साथ कनेक्ट कर गए। ला दिखा। हाँ अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, सबका एरर ठीक होगा। मेरा भी है। तो माई एसक्यूएल का माई SQL तो हो तो गया है तुम्हारा, माइस्क्यूएल कनेक्टर तो है तुम्हारा, आगे बढ़ो। लाओ अल्फा, क्या प्रॉब्लम है दुर्गेश, क्या दिक्कत है? सर वो स्पेलिंग एरर कर रही सर पासवर्ड जो डाले वही डालना पड़ेगा ना सर। हाँ, जो आपका एसक्यूएल का पासवर्ड है वो